बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। कल ख़बर आई थी कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख़ों का हतमी फ़ैसला हो गया है। 9 से 24 जून तक PSL मुनक़िद होगी और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अभी PSL के मैचेस 9 जून से शुरू होना है, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दौरों के लिए पाकिस्तान की टेस्ट, वनडे और T20 टीमों का ऐलान किया। और बाज़ खिलाड़ी ऐसे थे कि जिनको साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए ड्रॉप कर दिया गया था और अब दोबारा बग़ैर कुछ खेले वो वापस आ गए। या तो वो फ़ैसला गलत था या आपका फ़ैसला गलत है। और उसके अलावा जो है आज आज़म खान का नाम आया। टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, लेकिन बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि आज़म खान सिर्फ एक फ़र्स्ट क्लास मैच, 8 लिस्ट ए के मैच और 24 T20 मैचेस खेले। सिर्फ 3 साल के अरसे में वो कैसे पाकिस्तानी टीम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो गए। और भी लड़के हैं जो डोमेस्टिक सीज़न में अपना पसीना बहाते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम पहले 2 चंक्स में बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से और फिर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर होंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद, जिनके लिए सब ने बड़ी दुआएं की और वो माशाल्लाह रिकवर हो गए। तो हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तौसीफ अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या क्राइटेरिया क्या है पाकिस्तान में सिलेक्शन का। बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं कि क्या अकरबा परवरी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट में डोमिनेट कर रही है, क्या किसी का रिश्तेदार होना जुर्म है, या अगर जुर्म नहीं है तो फिर टैलेंटेड खिलाड़ियों को क्यों नहीं मौका दिया जाता। इस पर तफसीली बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि तौसीफ अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सिलेक्शन के हवाले से। कौमी सिलेक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए तीनों फॉर्मेट्स की टीमों का ऐलान कर दिया है। ऑलराउंडर इमाद वसीम और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल, जो पहले ड्रॉप कर दिए गए थे, अब एक मरतबा फिर टीम में वापस आ गए हैं। इसी तरह मोहम्मद अब्बास और नसीम शाह की भी पाकिस्तानी टीम में वापसी हुई है, जबकि ताबिश खान को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, जिन्होंने अपना टेस्ट कैरियर शुरू किया था। और उनके अलावा पाकिस्तानी टीम में सलमान अली आगा को सिर्फ वनडे टीम का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर ने जिन खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है, उनमें फास्ट बॉलर वहाब रियाज और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन शुएब मलिक के नाम शामिल नहीं हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि अब ये खिलाड़ी PCB के प्लान में नहीं हैं और अब इनका कैरियर तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान मोइन खान के साहबजादे और नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर नदीम खान के भतीजे आजम खान को पाकिस्तान की T20 टीम में शामिल किया गया है। आजम खान इससे कबल डोमेस्टिक सीजन में 8 वनडे 24 T20 खेल चुके हैं, जबकि उन्होंने एक फर्स्ट क्लास मैच भी खेला है। आजम खान सरफराज अहमद की जगह लेंगे, जिन्हें T20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। पाकिस्तान की इस टीम के सिलेक्शन पर मुख्तलिफ हलकों की जानिब से हैरत का इजहार किया जा रहा है कि वो खिलाड़ी जो पहले साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरे के लिए टीम में शामिल नहीं थे, वो अब बगैर खेले टीम में कैसे वापस आ गए। लेग स्पिनर यासिर शाह को भी टीम में इस शर्त पर रखा गया है कि अगर वो घुटने की तकलीफ से फिट हो गए तो फिर उन्हें टीम में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तानी टीम का इंतखाब अगर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर किया गया है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले कामरान गुलाम टीम में शामिल नहीं हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक सीजन में रन्स के अंबार लगा दिए थे। इसके अलावा डोमेस्टिक सीजन में अच्छी कारकर्दगी पेश करने वाले खुर्रम मंजूर को कैंप तक में नहीं बुलाया गया। इसी तरीके से तजुर्बाकार असद शफीक का नाम भी पाकिस्तान की टेस्ट टीम में शामिल नहीं है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद अब असद शफीक भी सेलेक्टर्स के प्लान में नहीं हैं। यकीनन ये दोनों दौरे पाकिस्तान टीम के लिए चैलेंज से कम नहीं होंगे। पाकिस्तान को इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 T20 खेलना है। वनडे सीरीज का आगाज 8 जुलाई से होगा। इसके बाद 3 T20 खेले जाएंगे, जबकि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के दौरे में पहले 5 T20 और फिर 2 टेस्ट मैच खेलेगा। जी, पैकेज आपने देखा। और उस्मान सलाउद्दीन का नाम हम मिस कर गए, जिसको एक टेस्ट खिलाया। उसने इतनी अच्छी बैटिंग की है, लेकिन टेस्ट टीम में उसका नाम भी नहीं है। और हारिस सुहेल को इन्होंने वनडे स्क्वाड में रखा है, हालांकि वो टेस्ट के अच्छे बैट्समैन हैं। बहरहाल मोहम्मद वसीम जो चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने क्या टीम सेलेक्ट की है, इस टीम के हवाले से हम बात करते हैं। और हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर, 1987 के बेंगलोर टेस्ट के हीरो और कौमी सिलेक्शन कमेटी के साबिक रुकन ऑफ स्पिनर तौसीफ अहमद। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई। इकबाल, वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? सबसे पहले तो हम आपकी तबीयत पूछेंगे। सब आपके मद्दा, आपके चाहने वाले, आपके दोस्त, आपके वेल विशर, सब आपके लिए बहुत दुआएं करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल सब लोगों का। और यस, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल तो मेरा वेट काफ़ी गिर गया, 10-12 kg गिरा।
तो उसकी वजह से अभी मुझे वीकनेस है, बट अल्लाह का शुक्र है काफी अल्लाह बहुत ताला अच्छा आपको हूँ। मुकम्मल सेहतियाब करे। तो उसी भाई इस टीम को कैसे देखते हैं? आप खुद भी सेलेक्टर रहे हैं, इंज़माम उल हक जब चीफ सेलेक्टर थे, आप टीम के कॉम्बिनेशन को कैसे देखते हैं? जो हमने पैकेज में बताया कि कहाँ पहले ड्रॉप कर दिया था इमाद वसीम को, हारिस सोहेल को वापस ले आए बगैर खेले, नसीम शाह अब्बास वापस आ गए, आज़म खान को T20 टीम में रखा, सरफराज बाहर हो गए। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं? यार इकबाल, ये आज की कहानी नहीं है। देखें, आपको बताऊं सच्ची, कुछ लोग मजबूरी में नहीं बोल पाते। हमारा निज़ाम आज से नहीं, बहुत पुराना वो जो हम 80s में जब खेलते थे, वो तो ऑल इन ऑल एक आपके कप्तान होते थे, वो जिस तरह टीमें बनाते थे और सबको मालूम है और सक्सेसफुल भी रहे। हमने कभी कोशिश ही नहीं की इकबाल के हम क्या, मतलब मैं तो जाहिर है कि हमारे यहाँ हमेशा सिलेक्शन कमेटी भी होता है या चेयरमैन होता है, वो कप्तान और कोच की मर्जी से ही टीमें बनती हैं। वो ज़माना अलग था कि जब एक ही आदमी जो है वो टीम को बनाता था और सारा कुछ देखता था। उसमें सिलेक्टरों की भी मेरे ख्याल है ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सच्ची बात। तो वो देखते हुए अभी मैं तो कसूरवार, एक बात सच्ची बात बताऊं कि हमारे बिग गन्स, बड़े प्लेयर्स जितने भी गुजरे हैं, चाहे वो कप्तान हो, ये 80s के बाद की बात कर रहा हूँ, 90s के बाद जी, जितने भी गुजरे हैं, ये उनको मैं कसूरवार इसलिए ठहराऊंगा कि उन्होंने किसी बनाने की कोशिश ही नहीं की। जो भी जितने भी कप्तान बनाए, किसी ने कोई बनाने की कोशिश नहीं। हमारे पास यूसुफ थे, इंजमाम, ये वो, उसके बाद किसी ने ये कोशिश नहीं की कि उसने आन के सोचा कि यार मैं जीतना चाहता हूँ, मैं इस तरह खिलाऊं। कुछ दिन तो वो चला, लेकिन उसके बाद आपकी 2020 ने आन के आपका सारा भेद खोल दिया है। और मैं समझता हूँ कि आप खुद देख लें कि इस वक्त जो है आप सारी टीमें 20 से बना रही हैं, हम भी उसमें हैं, उससे ही टीमें बन रही हैं सारी कुछ। और लोग, कुछ को ज्यादा टाइम मिल जाता है खेलने का, कुछ को कम मिल जाता है। तो ये है। और आपके पास जो, अगर कोई जैसे आज अनाउंस की है टीम, देखें वही लड़के हैं, उसमें कोई ऐसे बहुत बड़ी चेंज क्रिटिसाइज हो रहा है इस पे, ठीक बात है। मोहम्मद वसीम आना, ये वही है ना जो मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, इन्होंने कोशिश ही नहीं की लड़के। आप जाके अभी जिम्बाब्वे में हार गए। किस बात से डर रहे हैं यार? एक T20 हार भी गए, टीम के साथ। नहीं, आप किस चीज से डर रहे हैं यार, खुदा के वास्ते? मतलब आप खिला दो। ये हमारे टाइम में भी इकबाल हुआ कि 3-4 लड़के उम्रे पे गए, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप ये जिम्बाब्वे में मत खेलें। उन्होंने कहा नहीं, हम तो खेलेंगे। बस यहाँ आके हमको, अब वो आप फिर कहेंगे कि यार पावरफुल क्यों नहीं थे आप लोग के, या जो और भी थे पावरफुल नहीं। वो कप्तान चाहता है, अभी भी कप्तान चाह रहा है काफी कुछ, लेकिन कप्तान के साथ जो लोग बैठे हैं वो भी आप उनको देख रहे हैं। इस तरह आप फैसले ही नहीं कर पा रहे हैं। यूं के देखिए, मिसबा भी रहे हैं ना, मिसबा को सब के बारे में पता है। अब मुझे बताइए, सलमान आगा को पीछे आपने टेस्ट मैच में रखा, या आप उसको वनडे में शायद ले आए? मैं जहाँ तक सोच, हारिस सोहेल वनडे में, वनडे में आ गए, हारिस सोहेल टेस्ट में भी खेलते रहे। तो मतलब आप क्या देखना चाह रहे हैं? अब्दुल्ला शफीक वो टूर कर रहे हैं, वो एक फर्स्ट क्लास मैच खेले, हर टूर पे जा रहे हैं, टीमों का हिस्सा है वो। मतलब आप देखें, मिसबा ने जो लिया वो शॉर्ट फॉर्मेट में लिया। ये हमारे जो चीफ हैं, ये कह रहे हैं ये तो बड़े फॉर्मेट का प्लेयर है। मतलब हम इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, यार हम इतना तो नहीं खेले, लेकिन इतने लोगों के साथ रह के खेल के हमें ये अंदाजा हो जाता है। हम बता देंगे कौन सा किस फॉर्मेट का प्लेयर है। हालांकि आज तो 2020 से सारे एक जैसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी हम क्रिकेट नहीं खेल पा रहे दुनिया में जिस तरह। तौसीफ भाई, कता कलामी होती है। तौसीफ भाई ये बताएं कि आप ये T20 की टीम वर्ल्ड कप में हमें बनाना है, इसका मतलब है शोएब मलिक नहीं है तो वो राइट ऑफ हो गया, अब तो वो मुश्किल ही लगता है, क्योंकि इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के टूर के बाद शायद न्यूजीलैंड से यहाँ खेलें और इंग्लैंड से। तो हम अपनी टीम बनाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? तजुर्बात वर्ल्ड कप से पहले कर रहे हैं। एक बात, यहाँ राइट ऑफ कोई नहीं होता। अभी ऊपर से धार पड़ जाएगी, धड़ से सब अंदर आ जाएंगे, कोई ऐसा नहीं है। ये अभी ये आपके 2-4 सीरीज ये जो होने वाली हैं, इसमें अल्लाह करे अच्छा हो सारा। हम तो चाह रहे हैं कि कुछ मिडिल ऑर्डर में लोग मिले। हम मिडिल ऑर्डर से ओपनर कराते रहे पूरे टाइम में, ओपनिंग कराते रहे। 4 ओपनर खेले जिम्बाब्वे में। सॉरी, ओपनर से हमने मिडिल ऑर्डर में भी कराई। तो आपने तो खुद ही कोशिश की कि किधर है सऊद शकील है जी? अब आपने जो है टीम में है, वापस आ गया। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, किधर है सऊद शकील? भाई वहाँ खिला देते ना आप, उसको भी चेक कर लेते आप। इसमें कौन सी ऐसी बात? भले से आप देखें, आप टीम बनाने जब जा रहे हैं, आप टेस्ट की बना रहे हैं या कोई,
कोई फवाद ने रन किए हुए हैं, वो तो एक तरफ हो ही गया ना। अब आप चाह रहे हैं कि कुछ और हमारे मिडिल ऑर्डर में आ जाएं, जिसमें अभी उन्होंने खुद कह दिया कि नए प्लेयरों की जगह तो कहीं नहीं बनती है। तो उस्मान सलाउद्दीन कहाँ गया तौसीफ भाई? उस्मान सलाउद्दीन तो बड़ा अच्छा प्लेयर था, उसने रन भी किए डोमेस्टिक में। देखिए टेस्ट क्रिकेट में हमारी टीम वैसे ही नीचे की तरफ है और एक टेस्ट भी वो खेला है। हाँ देखें, अब आप मुझे आप बताइए, आपका वही है 350 बॉलें खेल रहा है आपका जो ओपनर बट, और वो कितने रन कर रहा है? 100, 350 बॉलें। और किसके खिलाफ? जिम्बाब्वे के। हाँ, और उसमें से 240 या 50 डॉट बॉल्स हैं जी, डॉट बॉल्स हैं। अब ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम किधर जा रहे हैं। ठीक है, आप फ्लूक नहीं कहूंगा, आपकी ऐसी टीम है कभी भी कुछ कर सकती है, किसी को भी गिरा सकती है, लेकिन आपके पास ऐसे सॉलिड होने चाहिए। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कुछ कि जो टीमें की हैं उसमें आप मुझे बताइए किसको कहाँ आप वन डाउन बाबर आजम खेलेंगे? जो अभी उन्होंने देखा, अभी पीएसएल में भी वन डाउन खेलेंगे वो। तो मतलब ये है कि आप मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा पक्का प्लेयर तो नजर आना चाहिए ना एक बार। ठीक है तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑफ स्पिनर। और तौसीफ अहमद अपनी राय का इजहार कर रहे थे, कह रहे थे कि क्या कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। एक ब्रेक ले रहे हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे प्रोग्राम को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुश आमदीद। और अब हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, और पाकिस्तान सुपर लीग की 2 फ्रेंचाइजेज, कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसने कि चैंपियनशिप भी जीती है, फाइनल के लिए भी क्वालिफाई किया, और लाहौर कलंदर्स जिसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया गुज़िश्ता बरस, और अब उनकी कारकर्दगी में निखार पैदा हो रहा है। तो दोनों फ्रेंचाइजेस के जो करता धरता हमारे साथ मौजूद है, कोयटा ग्लैडिएटर्स के रूह रवां नदीम उमर साहब जो ओनर भी हैं, और लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना साहब हमारे साथ स्काइप पर, जबकि नदीम उमर साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नदीम भाई से आतिफ भाई शुरू करूं, इजाज़त हो तो। मैं तो कहता हूँ खत्म भी उन्हीं पे करें। खत्म नहीं करें नदीम भाई, जो हमारे पुराने कर्म। अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम भाई, आपकी आवाज़ थोड़ी कट के आ रही है। जी हेलो जी नदीम भाई, आवाज़ आ रही है आपको? हल्की आ रही है। ये दोबारा आपको मिलाते हैं, कुमैल आप दोबारा मिलाएं इनको नदीम भाई को। आतिफ भाई, जब तक हम आपसे बात करते हैं कि लाहौर कलंदर्स अब तो खेलने चली गई है अबू धाबी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने अभी एक कोविड वैक्सीन सेंटर भी आपने खोल लिया माशाल्लाह से, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी आपने खोला, क्रिकेट बोर्ड ने देखा देखी नाम भी अपनी नेशनल क्रिकेट एकेडमी का नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर रख लिया, और आपने चाहे मर्द सियासतदान हो खातून सियासतदान हो, हर एक को आपने वहाँ बुलाया, चाहे इंतज़ामी उमूर के डिप्टी कमिश्नर हो। ये बताइए कि अपना रोल आप तो प्ले कर रहे हैं, PSL को कैसे देखते हैं इन हालात में जहाँ 41 डिग्री सेंटीग्रेड में अबू धाबी में 9 जून से मैचेस शुरू होने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। मैं आपने बड़े हाईली रेट किया है कलंदर्स की एफर्ट्स को। जो PSL का देखें, जो बायोस्फीयर बबल जब ब्रेक हुआ था लास्ट ईयर इसी साल मार्च में, सो उसके बाद टूर्नामेंट की कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी ब्रांड के लिए। और आपको पता है कि ये राइड साइकिल भी है, इसमें नए जो राइड साइकिल है वो भी 3 साल के लिए जाने हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इसको हम पाया तकमील तक पहुँचाएं। सो जो विंडो अवेलेबल थी ICC के कैलेंडर के हिसाब से या पाकिस्तान की टूर्स के हिसाब से, वो सिर्फ जून की बन रही थी। सो उसमें भी पहले प्लान ये था कि कराची में इसका इनेकाद कराया जाए, बट पाकिस्तान में जब केसेस बढ़ने शुरू हुए सो फिर ये सोचा गया कि इसको अबू धाबी में या दुबई में करा लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि PCB टीम की बहुत बड़ी एफर्ट है, वसीम खान साहब की, मानी साहब की, सलमान नसीर साहब की, जो वहाँ पे पिछले 1 महीने से वहाँ पे हैं, और उनकी कोशिशों से ये पॉसिबल हुआ है कि हम लीग की तरफ बढ़ने लगे। सही। नदीम भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी टीम को सफ़र भी करना पड़ा, कुछ नसीम शाह का वो मसला हो गया, आइसोलेशन से अलग कर दिया, वो आ गया, फिर उसके बाद सरफराज रुक गए। इतने मुश्किल हालात में आपने, इसके बावजूद आपकी टीम वहाँ मौजूद है, कैसे देखते हैं इस डिफ़िकल्ट कंडीशंस में प्लेयर्स के लिए खेलना कितना मुश्किल होगा? इकबाल भाई, वाकई आप सही कह रहे हैं, शुरू में इनिशियली काफ़ी मसले रहे,
लेकिन मैं समझता हूँ ये जिस तरह मेहनत करी है, आई थिंक पीसीबी ने भी, हम लोग सब ने, सारे फ्रेंचाइजीज ने मिलके कि ये यूएई में हो। हाँ, सेक्रीफाइस सब ने दी है, हमने ज़रा ज़्यादा दे दी, बट लेकिन आप इंशाल्लाह बस ये टूर्नामेंट होना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का इतना प्रीमियर टूर्नामेंट है, और अगर ये नहीं होता तो इसके रिकर्शन बहुत होते। तो हम तो बहुत खुश हैं, प्लेयर्स भी समझ गए हैं कि ये ज़रूरी था। आई थिंक हम सब भी समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है, तो बस दुआ ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इसको कामयाब कर दे। लेकिन पीसीबी का ये मौक़िफ़ है कि फ्रेंचाइजीज़ की ख्वाहिश पर हमने इस टूर्नामेंट को अबू धाबी मुंतकिल किया। जी, वो फ्रेंचाइज का तो था कि मुंतकिल, मैं तो एक हमेशा बात कहता हूँ, हम तो 7 साल से कह रहे हैं कि हमारे हालात सही कर दें, तो वो नहीं सही हो रहे। तो बात यह है कि पीसीबी इज गवर्निंग बॉडी, आई थिंक उन्होंने भी एक सही स्टेप लिया। कुछ ऐसी चीजें थी जो परदेश में जाके ये लोग फंस गए, क्योंकि यहाँ एनसीओसी ने मना कर दिया था पाकिस्तान में कराने से, इनके पास विंडो थी नहीं। तो बस अब यहाँ तक पहुँच गए हैं, अब दुआ करें कि अगले ये 10-12 दिन भी अच्छे गुजर जाएं। आतिफ भाई, नदीम भाई कह रहे हैं कि परदेश में जाकर फंस गए। आप समझते हैं इंतज़ामिया का, उसकी अहलियत का इम्तिहान था, उस इम्तिहान में पूरा उतरी इंतज़ामिया? आप अभी शुरू में सबके नाम ले रहे थे, क्या मुकम्मल तौर से उस इम्तिहान में 100 आउट ऑफ 100 लेकर आ गए पीसीबी के लोग? देखिए, नदीम भाई तो गुरु है, ऑब्वियसली अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसको तो मैं बिल्कुल भी चैलेंज नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है कि चूंकि नदीम भाई सबसे बड़े हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस भी उन्हें ही करने पड़ते हैं छोटों को खुश करने के लिए। बाकी ये है कि देखिए, आप एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट तो थी, नदीम भाई ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो हमने जब इस वक्त इनको ये ऑप्शन दी थी कि भाई अगर पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे हैं तो आप दुबई को भी कंसिडर कर सकते हैं। बाय दैट टाइम एनसीओसी ने इनको रिफ्यूज कर दिया हुआ था कि हमने यहाँ पे नहीं करवा सकते। सो वहाँ पे जाके चैलेंजेस बहुत ज्यादा थे। देखिए, इतनी जल्दी तो हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो टूर्नामेंट है वो प्लान करना मुश्किल होता है। ये तो पाकिस्तान सुपर लीग है, सो हर जगह बेहतरी की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, लेकिन जो भी अभी तक उन्होंने काम किया, एंड रिजल्ट आप ये देखें कि टूर्नामेंट होने जा रहा है, जो तो बड़ी खुशहाइन बात है। हाँ, लेकिन इतने सारे जहन, 7 तो पहले से मौजूद थे आतिफ भाई, 2 और आ गए, इतने सारे जहन इकट्ठे होकर, वो कहते हैं टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो वाला सिलसिला तो नहीं हो गया कहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। देखिए, चैलेंजेस तो डेफिनेटली थे, और जिस दिन हमने ये अनाउंस किया, ये फैसला किया कि हमने अबू धाबी में या दुबई में करवाने, उसी दिन दुबई ने फ्लाइट्स बंद कर दी थी इंडिया और पाकिस्तान से। अब ये तो कोई फोर्सी नहीं कर रहा था कि इस तरह होगा, और फिर लास्ट फ्लाइट पे ईद से पहले ये 6-7 लोग जो है वो गए, और फिर ये उनकी मेहनत थी, उनकी अंत तक कोशिश थी। मेरा ख्याल है सलमान नसीर को बहुत ज्यादा क्रेडिट जाता है इस बात का। और जो अच्छी बात है, अगले सीईओ के वो बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। नदीम भाई, आप ये बताइए, नदीम भाई से एक सवाल पूछूंगा। नदीम भाई, जिस तरह आतिफ भाई कह रहे हैं कि हमें फिर जाना पड़ा, आप समझते हैं प्रॉपर तरीके से हैंडल किया गया? देखिए, वो बिल्कुल सही कहा आतिफ भाई ने कि ये जो चैलेंजेस है ना, ये तो बहुत थे, और अगर आप छोटी मोटी चीज भी देखें, कुछ करते हैं या आप बिजनेस भी करते हैं, और जैसे अब वो बता रहे थे अपना इनका एक सेंटर वो चल रहा है, तो हर जगह चैलेंजेस बहुत हैं। देखिए, किसी ने भी फोर्सी नहीं किया था, हम लोग खुद परेशान थे कि हो क्या रहा है, बट आई थिंक पीसीबी टीम को क्रेडिट जरूर जाता है। देखें जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है, बहुत चैलेंजेस थे, और ये पाकिस्तान में होना मुश्किल लग रहा था। तो देखिए, अब आई थिंक उनको सपोर्ट करना चाहिए, काम उन्होंने अच्छा किया है, ठीक है, गलतियां हुई हैं, वो हो जाती हैं, बट अब हमें सिर्फ ये दुआ करनी चाहिए कि ये हो टूर्नामेंट। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई। इधर आपके उससे आतिफ भाई को जरा मुबारकबाद दे दूं, बड़ा नेक काम इन्होंने बड़े बढ़ के किया, उसमें ये जो इन्होंने वैक्सीनेशन सेंटर, ये ब्रेन चाइल्ड है लाहौर कलंदर्स का। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और हमारे साथ आतिफ राना साहब तो मौजूद होंगे। ब्रेक के बाद हम जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में खुशामदीद। और ब्रेक पर जाने से कबल हमारे साथ मौजूद थे नदीम उमर साहब, कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओनर, और हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के सीईओ आतिफ राना साहब। और अब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याया हुसैनी ने, जो जियो न्यूज़ पर, जियो टेलीविज़न पर अपना बड़ा मकबूल प्रोग्राम स्कोर के नाम से करते हैं और बड़ी बेबाक तबसरे करते हैं, और लोग उनके तबसरों को पसंद भी करते हैं और बाद लोग जो है उस पर कॉमेंट्स भी करते हैं।
हैं। मैं अभी थोड़ी सी गुफ्तगू या आपको हम शामिल करते हैं, पहले आतिफ भाई से पूछ लें। आतिफ भाई ये बताइएगा कि आपको सुमित पटेल नहीं आ रहे, उसके अलावा डेविड वीजे नहीं आ रहे, इनके बावजूद आप क्या समझते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा लाहौर कलंदर्स को? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं इकबाल भाई, जिस तरह ऑब्वियसली डेविड वीजे जो है वो तो जिस तरह उन्होंने हर मुश्किल लम्हे में कलंदर्स के लिए एक बड़ा अहम रोल प्ले किया और समित ने भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, तो हम उनको मिस जरूर करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि जब राशिद खान वापस चले गए थे नेशनल ड्यूटी की वजह से, अब वो पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल है और ऑब्वियसली जो हमने रिप्लेसमेंट ली है वो भी उस मयार की है, तो पूरी कोशिश यही होगी कि बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। या क्या कहेंगे? अभी नदीम उमर साहब भी थे और आतिफ भाई भी हैं, कह रहे क्रेडिट पीसीबी को यकीनन देना चाहिए क्योंकि इतनी जिद्दोजहद की। 11 मई से 7 अफराद वहाँ मौजूद थे, 2 ने और ज्वाइन कर लिया और फिर वसीम खान साहब जो गायब थे पूरे सिनारियों से, जब कल हुआ तो एक प्रेस रिलीज आया, आज सुबह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे और आपने तो अपने प्रोग्राम में कहा कि नासिर हुसैन शाह सिंध के वजीर इत्तलात का रोल है। क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने नहीं कहा, ये नासिर हुसैन शाह साहब के अपने अल्फाज हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदा किया और आप उनका सोशल मीडिया पर जाकर ट्वीट भी देख सकते हैं। और यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है, मिर्जा इकबाल बेग साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा खामोश बैठा हुआ था और इन सारी चीज़ों को जो है वो मॉनिटर कर रहा था और हर रोज हर घंटे में जो खबरें आ रही थी उसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास नहीं था। बट अब जबकि लीग को किक ऑफ मिल रहा है, अच्छी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो अब मामला यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि जिस अंदाज में चीजें चल रही हैं उसका क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अफसराने बाला लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनको ये बात अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो भी चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अच्छी होगी, जो भी बेहतर अंदाज में चलेगी, क्रेडिट तो उनको ही मिल रहा है, कौन उनसे क्रेडिट छीनेगा। लेकिन खुद आकर इस चीज को अपने नाम के साथ मुंसलिक करना ये वाजे कर रहा है कि दाल में कुछ काला है और एक दौड़ लगी हुई है बोर्ड के अफसरान के दरमियान के कौन ज्यादा सबकत लेकर जाता है और फिर मीडिया डिपार्टमेंट जो है उनकी जो है वो दाद रसी कर रहा है। आपकी बात सही है, लेकिन मैं अभी आतिफ भाई की तरफ जाऊंगा। या वो राशिद लतीफ़ ने एक पहले कह दिया था, बयान दे दिया था कि मानी साहब जो है मुस्तफ़ी हो रहे हैं। फिर जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा मैंने जानबूझ के कहा ताकि मानी साहब जो खो गए थे वो मंजर आम पर आ जाएं। और फिर आपने देखा एक टेलीविज़न चैनल पर मानी साहब ने कहा कि नहीं, इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। लगता है सितंबर में चले जाएंगे और लोग अपने लिए तैयारियां कर रहे हैं। इकबाल बेग साहब सितंबर 2018 में अपने ओहदे का चार्ज लिया था एहसान मानी साहब ने 3 साल के लिए, और वो वैसे कहते तो ये मैंने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है अपने लिए और ना मैं मुस्तकबिल में कुछ ऐसा इरादा रखता हूँ क्योंकि वो जिंदगी की 75 बहारें देख चुके हैं। 76 अभी 23 मार्च को माशाल्लाह 76 साल के हुए हैं। आप मुझसे ज्यादा अपडेट हैं इकबाल बेग साहब। तो अब मसला यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है वाज़े तौर पर, मानी साहब रहते हैं या चले जाते हैं, लेकिन मेरे जो जराए तस्दीक कर रहे हैं बात की कि मुस्तकबिल में कोई एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक रहेगा, या तो वसीम खान अपनी इनिंग जारी रख सकेंगे या एहसान मानी साहब। तो मतलब ये है कि डिवीजन है और बहरहाल आतिफ राना साहब यहाँ पर मौजूद हैं और बड़ा अच्छा बोलते हैं और बड़ा तोड़कर बोलते हैं, हंसते हुए बोलते हैं। वो शायद इस बात की जो है तस्दीक या तरदीद नहीं करेंगे। मैं इन्हीं से पूछता हूँ, ये तो ब्रेन चाइल्ड है लाहौर कलंदर्स का या लेकिन बोर्ड का नहीं है ना, लेकिन हाँ बोर्ड का नहीं है, लेकिन ये एसोसिएशन का एक हिस्सा है जो प्रोविंशियल एसोसिएशन में नाम आया आतिफ राना साहब का। जी आतिफ राना साहब क्या कहेंगे या जो कह रहे हैं? देखिए याया भाई को जुटलाना जो है ना वो नामुमकिन, मुश्किल ही नहीं नामुमकिनात में से शामिल है। बट ये कि अच्छी बात ये है कि आप ये देखें कि मानी साहब की लीडरशिप में जो PSL ने ग्रो किया और जिस तरह उनका विजन है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं, और जिस तरह उन्होंने अपने इस लीग का इनेकाद करवाया अभी इतने मुश्किल हालात में भी, और फिर जो काम वो इस लीग के मॉडल को लेके कर रहे हैं कि उस मॉडल की तहसीह करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही काबिल सिताइश और खुशआइंद बात है। सो बाकी ये है कि सितंबर तक इंशाल्लाह देखें आप, जाया भाई की बात को जुटलाना मुश्किल काम है। अच्छा, लेकिन आपके दोस्त नजम सेठी साहब ने नहीं इस पौधे को लगाने में रोल प्ले किया, हालांकि हम उन पर तनकीद भी करते रहे, लेकिन क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू मिस्टर नजम सेठी। इतना मैसअप नहीं हुआ जितना गुज़िश्ता 2 बरस में हो रहा है आतिफ भाई। नहीं देखिए, नजम भाई ने इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने इसको शुरू करने के लिए, और ये मत भूलिएगा कि
नजम भाई के साथ वो 5 फ्रेंचाइज भी खड़े थे उस वक्त, चाहे वो नदीम उमर हो, जावेद अफरीदी हो, सलमान इकबाल हो, अली नकवी हो या लाहौर कलंदर से। सो उनने मिल के ये पौधा लगाया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो बेस थी वो सही तरह डिजाइन नहीं की गई थी। सो अपने 3 साल दौर में उस बेस को नहीं ठीक कर पाए, और अब मानी साहब के जो मानी साहब ने आके उसको ठीक किया और खराब कर दिया बेस को। नहीं देखिए, कोविड मानी साहब को नहीं लेके आई बात है। या क्या कहेंगे आप? इकबाल बेग साहब, बात दरअसल ये है कि मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने जितने यू टर्न लिए हैं, मेरे ख्याल है इसकी एक मिसाल बनाने के लिए भी जो है वो अगले क्रिकेट बोर्ड को जो है वो दौड़ लगानी पड़ेगी। आपको गलतियों से सीखना पड़ता है, मसलियत से काम लेना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मौजूदा क्रिकेट बोर्ड जिस अंदाज में काम कर रहा है, अपने ही आपस में एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। आज अगर टीम कोऑर्डिनेशन बहुत है आपस में, एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत करते हैं सारे। देखें इकबाल बेग साहब, मैं मिसाल क्या दूं आपको, मज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि ऑल इज वेल, लेकिन अंदर खाने जो कुछ चल रहा है वो सबके ऊपर आया है। और आज जिस तरह वसीम ने टीम को अनाउंस किया है, उनके पास अपनी ही बातों का जवाब नहीं है। वो लैपटॉप लेकर आते थे, आज वो लैपटॉप लेकर आए, लेकिन उन्होंने लैपटॉप का सहारा नहीं लिया क्योंकि अल्फाज उनके साथ आज नहीं थे। उनकी जबान जरूर अल्फाज की अदायगी कर रही थी, लेकिन उनके पास उनके दिफा में अल्फाज जो है, अपने अल्फाज उनके मुंह से अदा नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उन्होंने इमाद वसीम को क्यों ड्रॉप किया था, उन्होंने नसीम शाह को क्यों ड्रॉप किया था, उन्होंने अब्बास को क्यों ड्रॉप किया था, और अब वो किस बुनियाद पर इन खिलाड़ियों को टीम में वापस लेकर आए हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजम खान किस बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट में वापस आए हैं। टैलेंटेड है, वो कहते हैं टैलेंटेड है। 2018 में आजम खान ने अपना कैरियर शुरू किया, एक फर्स्ट क्लास मैच, 8 लिस्ट ए के मैच, 24 T20 खेले, बहुत टैलेंटेड है वो। देखिए इकबाल बेग साहब, अगर वो टैलेंटेड है तो फिर मुझे बताएं कामरान गुलाल जिन्होंने एक फर्स्ट क्लास सीजन में कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का रिकॉर्ड बनाया, वो अपना केस किसके पास लेकर जाएं। अगर आजम खान टैलेंटेड है तो इमाद वसीम क्या है। अगर आजम खान टैलेंटेड है तो 11 साल फवाद आलम ने इंतजार किया पाकिस्तान से बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वापसी के लिए। ये तो अगर 3 साल में खान टैलेंटेड है तो ताबिश खान को इतना लंबा इंतजार एक टेस्ट मैच खेलने के लिए क्यों करना पड़ा। जिस अंदाज में वसीम टीमों को मुंतखब कर रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट। तो बस आखिर में ये पूछूंगा, पीछे से डोरियां कोई और हिला रहा है? डोरियां तो मेरा ख्याल है कि हिलाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि खुद ही हिल रहे वो, जो कि 18 टेस्ट मैच और 25 एक रोजा मैच पाकिस्तान से खेले हैं। आज जो जिस मसनद पर आके बैठे हैं, लाहौर कलंदर के कोच आकिब जावेद ने उनके बारे में जिन ख्यालात का इज़हार किया था, मैं वो क्लिप ढूंढ रहा हूँ सोशल मीडिया पर लगाने के लिए। मैं भी लगा दूंगा, आप ढूंढ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया याया, आप हमारे साथ थे। आतिफ भाई आप हमारे साथ रहिएगा, भाई ब्रेक ले रहे, आखिरी ब्रेक है, और वापस आएंगे तो पीएसएल पर आपसे बात करेंगे। आपसे मैं पाकिस्तान क्रिकेट पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पीएसएल पे बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना साहब, जिनसे हम बात कर रहे हैं। थोड़ी सी इनसे और बात करते हैं। आतिफ राना साहब, आपका तो राब्ता होगा टीम से, और क्या देखते हैं, कंडीशंस टफ हैं, अब बायोसिक्योर बबल में खिलाड़ियों को रहना है, एक डिवाइस भी उनको दे दी गई है। खिलाड़ियों का क्या आपका मोरल है आपके कैंप में, अगर आपकी टीम की बात करूँ तो? इकबाल भाई, हमारा तो मोरल आप ये देखें कि राशिद खान जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के तो लाहौर कलंदर से दोबारा खेलने आ गए, और ऑब्वियसली पिछली दफा जो बायोसिक्योर बबल में जो गलतियां हुई थी, कोशिश ये है कि उनको ना दोहराया जाए। 3, 4, 6 दिन 7 दिन की जो तकलीफ है वो काट ली जाए, ताकि टूर्नामेंट जो है वो स्मूथली हो। सो इस दफा अभी तक जो सिचुएशन ऑन ग्राउंड नजर आ रही है, प्लेयर्स बड़े खुश हैं और बड़े अपबीट हैं, और वो ग्राउंड में जाके परफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि पीएसएल जो है वो पूरे पाकिस्तानियों के दिल की धड़कन है। इतना बड़ा ब्रांड पाकिस्तान ने कभी 72 साल में नहीं बनाया था जो पीएसएल बना। सो उन लोगों को ये चाहते हैं कि पीएसएल के जो फैंस हैं उनको वो खुशियां दें, तगड़ा मुकाबला करे, अच्छे मैचेस देखने को मिले, ताकि सारे आवाम जो है वो उसको देख के खुश हो सके। ठीक, हमें अब्दुल माजिद भट्टी ने भी ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और अभी जो पीएसएल का जो फियास्को हो रहा था उसमें माजिद भट्टी ने बड़ी खबरें ब्रेक की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजिद भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम आतिफ भाई। माजिद भाई। अच्छा भट्टी साहब, वो इकबाल भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपको पता है कि
पीएसएल फ्रेंचाइज ओनर से ज्यादा माजिद भाई को पता होता था कि क्या हो रहा है। ये मेरी इनसे बात होती थी हम इनकी ट्वीटों पे चलते थे। अच्छा, लेकिन क्या हुआ, क्या मीडिया डिपार्टमेंट सिर्फ इस बात का है कि वीमेन के ट्रायल हो रहे हैं, फलाने ट्रायल हो रहे हैं, जो असल चीज़ है वो क्यों छुपाता था माजिद भट्टी साहब? देखिए इकबाल, आपको पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो इतना ज्यादा एडवांस है कि किसी के कोई छुपाने से फर्क नहीं पड़ता। आज वसीम खान साहब जिस तरह अचानक मंजरे आम पर आ गए हैं, तो 3 महीने से तो मैंने भी उनको बहुत सारे मैसेजेस भेजे, बहुत सारी क्वेरीज भेजी, लेकिन वो तो उस वक्त किसी को लिफ्ट नहीं करा रहे थे। बिजी थे ना, बिजी थे, प्लानिंग कर रहे थे, घर से काम कर रहे थे। तो फिर तो मेरा ख्याल फ्रेश होके आए, उनके पास ज्यादा आइडियाज होंगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पूरी लीग को जिस तरह मिस हैंडल किया है, लीग के मामलात को, मेरे ख्याल में बेहतर अंदाज में ये मामलात हो सकते थे। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि अगर एहसान मानी साहब थोड़ा फ्रंट फुट पे आते, वो फ्रंट से लीड करते, आके खुद अबू धाबी में बैठ जाते, तो शायद इतना बड़ा फियास्को नहीं होता। लेकिन नहीं, उनके भाई तो बैठे हुए थे ना, दिलावर मानी साहब तो अबू धाबी में थे। लेकिन दिलावर मानी तो साल से अबू धाबी में रहते हैं, लेकिन जिम्मेदारी तो मानी साहब की ना। आज हम कह दें कि इस क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट को चांद पर पहुंचा दिया, लेकिन इकबाल बेग साहब, जो हिस्ट्री क्रिएट हो गई है उस हिस्ट्री को कोई डिनाई तो नहीं कर सकता। आज देखें ना, आज जो टीम अनाउंस हुई है, थोड़ा सा पीएसएल से फोकस हटा है, क्योंकि पीएसएल 9 तारीख से शुरू होगी। अब हर आदमी टीम के बारे में बात कर रहा है, तो ये सारी मीडिया स्ट्रेटेजीज का हिस्सा है। कभी वो कहीं आपकी अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, कभी कहीं डाइवर्ट करते हैं। कभी वो सोचते हैं भाई भट्टी साहब को आज बिरयानी पसंद है, कभी वो सोचते हैं कि इकबाल बेग साहब को गुलाब जामुन चाहिए। तो बस जिसके मुंह में जो लुकमा वो डिमांड होती है वो देके चाहते हैं कि वो खामोश हो जाएं। लेकिन ये तो जबाने खल्क है ना, खामोश तो हो नहीं सकता। लेकिन हम तो उनके लुकमे और गुलाब जामुन के मुंतजिर नहीं है। आतिफ भाई, ये बताइए, इस टेम्परेचर में जो 41 डिग्री है, अभी फर्स्ट वीक जो है 9 से 16 जून तक 41 डिग्रीज रहेगा, और उसको फील जो है वो 43-44 किया जाएगा, तो ये चैलेंजिंग टास्क नहीं होगा लड़कों के लिए? अब इकबाल भाई बहुत ज्यादा होगा, लेकिन देखिए ना, आप अपनी ऑप्शंस देखते हैं ना कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या होती। पाकिस्तान में केसेस बढ़ रहे थे, एनसीओसी ने मना कर दिया था, यहाँ पे टूर्नामेंट हो नहीं सकता था। टूर्नामेंट की प्रेपरेशन के लिए टाइम चाहिए होता है, बीच में ईद की छुट्टियां थी। आपने देखा कि उसको शिफ्ट करने के अंदर किस किस्म के ऑपरेशनल मसाइल का सामना करना पड़ा, और अभी तो टूर्नामेंट ऑन ग्राउंड आना है। डेफिनेटली चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर बात वही करेंगे कि जब आप पीएसएल की बात करते हैं तो आप पूरे 22 करोड़ लोगों की बात करते हैं जिस ब्रांड से जुड़े हुए हैं। सो अभी भी ज्यादा, अगर पाकिस्तान में भी होते तो तमाशे में तो आना नहीं था, तो स्क्रीन पे ही देखना था। अब वहां पे भी स्क्रीन पे ही देखेंगे, लेकिन ग्राउंड पे जाहिर बात है प्लेयर्स के लिए काफी टफ कंडीशन होगी। सही। माजिद भट्टी साहब, आतिफ भाई कह रहे हैं अगर पाकिस्तान में होते तो भी चैलेंजेस थे, आप नहीं समझते थे कि यहाँ तो हमारी अपनी हुकूमत है, सारी चीज़ें बेहतर तौर से हो सकती थी बनिस्बत अबू धाबी के हुकूमत को मनवाने के? देखिए इकबाल, उस वक्त जब ये लोग अबू धाबी प्लान करके ईद से पहले गए हैं, उस वक्त तो पाकिस्तान में हालात खराब थे। लेकिन अगर ये साइड पर प्लान बी रख लेते, सही, कि अगर पाकिस्तान में हालात बेहतर हो जाते जिस तरह अब हो गए, क्योंकि पंजाब में काफी रेशियो जो है कोरोना केसेस का वो नीचे आया है, 2% रह गया है, 2%। तो मतलब प्लान बी हो सकता था, लेकिन इन्होंने जिस तरह ये मामला हैंडल किए, फिर पता नहीं अबू धाबी क्यों चले गए। सही। दुबई और शारजा का भी ऑप्शन था। ठीक। तो मेरा ख्याल में हौच पौच रहा सारा मामला, थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन था। ये लोग डिपेंड कर रहे थे अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल पे, उन्होंने मेरा ख्याल इनको ज्यादा डिच किया। ठीक है, आपको शो में बुलाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ राना साहब आपका, माजिद भट्टी साहब आपका। इसके साथ ही आज की एपिसोड अपने अख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।